So let's continue with our personality psychology. So Gordon W. Allport, फाउंडर ऑफ पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। तो एल्पोर्ट ने पर्सनैलिटी पे काफ़ी काम किया है। इन्होंने लेक्सिकल हाइपोथेसिस की हेल्प से पर्सनैलिटी की ट्रेट्स भी फाइंड करी हैं। ओके, तो ये सिगमंड फ्रॉइड से भी मिले थे एक ही बार, और सिगमंड फ्रॉइड के साथ मिलने के बाद जो इनकी मुलाकात हुई उनसे, और उन्होंने जो बात कही इनसे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सिगमंड फ्रॉइड को पहले काफ़ी रेप्यूटेड साइकोलॉजिस्ट मानते थे, बट मिलने के बाद इन्होंने उनसे बात करी साइको एनालिसिस के बारे में, तो इनको पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिगमंड फ्रॉइड जो बातें कह रहे हैं वो उतनी ज़्यादा सही नहीं है। ओके, तो उसके बाद फिर उन्होंने लिखा भी था उसके बारे में कि मतलब कि साइको एनालिसिस ज़्यादा सही नहीं है, वो कुछ ओवर एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों को, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो उनके की एरियाज़ कुछ रिसर्च भी करी हैं अपार्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्रॉइड एल्पोर्ट ने काम कहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं एल्पोर्ट के साथ। यस, ये कंफ्यूजन होता है एल्पोर्ट का और कटेल का कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एल्पोर्ट और कटेल में कंफ्यूज मत करना। ठीक है, एल्पोर्ट की जो थ्योरी है वो इडियोग्राफिक थ्योरी है, एंड कटेल ने 16 PF दिया है, ये बात याद रखना। ठीक है, नाउ इन्होंने पर्सनालिटी के अलावा, एल्पोर्ट ने पर्सनालिटी के अलावा और भी कुछ एरियाज में काम किया, जैसे प्रिजुडिस। प्रिजुडिस बेसिकली क्या होते हैं कि हमारी नेगेटिव फीलिंग्स टुवार्ड्स सम अदर पर्सन। ओके, सो उनको हम प्रिजुडिस बोलते हैं, तो इन्होंने प्रिजुडिस पे काम किया है। ठीक है, प्रिजुडिस के अलावा प्रिजुडिस हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसके साथ हम स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं, वो हम सोशल साइकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। देन रिलीजन के ऊपर इन्होंने काम किया, रूमर्स के ऊपर, एंड ट्रेट का तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ही है। एल्पोर्ट वर्क ऑन ट्रेट वाज फाउंडेशनल ऑन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ही डिफाइंड ट्रेट एज रियल न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर, तो इन्होंने ट्रेट को कहा कि ये रियल न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर होते हैं दैट प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल टू बिहेव इन ए कंसिस्टेंट वे अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन, जो कि एक इंडिविजुअल को प्रीडिस्पोज या कि एक इंडिविजुअल की इन ट्रेट्स के अकॉर्डिंग ही टेंडेंसी होती है कि वो कैसे बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर अलग अलग सिचुएशन में। ओके, तो इन्होंने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट, पर्सनैलिटी इज इंटरवीनिंग वेरिएबल की तरह काम करती है। इंटरवीनिंग वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि इंटरवीनिंग वेरिएबल, लेट्स से कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ, एक बार इंटरवीनिंग वेरिएबल आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज का मसल बिल्डिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि लेट्स से कि एक इंडिविजुअल को कह रहा हूँ कि आप हर रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए, दूसरे को 20, थर्ड इंडिविजुअल मैं कह रहा हूँ उसको कि आप 50 मिनट्स हर रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, और इनका मसल बिल्डिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो या मसल बिल्डिंग, मसल्स हमारी जो होंगी या फिर हमारी हेल्थ होगी वो हो जाएगी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंटरवीनिंग वेरिएबल यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच में इंटरवीन कर सकते हैं, जैसे कि डाइट, न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स। ओके, तो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं। ऑब्वियसली इस इंडिविजुअल के जेनेटिक अलग हैं, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं, तो पर्सनैलिटी भी इन्होंने एज ए इंटरवीनिंग वेरिएबल बताया। इंटरवीनिंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया था टोलमैन ने। ओके, जो उनका पर्पजिव बिहेवियरिज्म है उसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल उन्होंने बताए थे। ठीक है, तो एल्पोर्ट ने भी पर्सनैलिटी को इंटरवीनिंग वेरिएबल ही कहा है, ये बात याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनैलिटी को उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी इज द डायनामिक मतलब स्टैटिक नहीं है, कंटिन्यूस फ्लो स्टेट में है। ओके, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के विद इन पाई जाती है। ओके, ऑफ दोज साइको एंड फिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट, जो कि उसके साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल के बिहेवियर एंड थॉट्स। ओके, ये हमने पहले भी करी है पर्सनैलिटी को, जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब हमने एल्पोर्ट की पर्सनैलिटी की डेफिनेशन करी है, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, तो उन्होंने डेफिनेशन में कुछ बाद में पहले कोई डेफिनेशन दी थी कि यूनिक एडजस्टमेंट बताई थी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि डेफिनेशन यही थी, बस उन्होंने ये कहा था कि साइकोफिजिकल सिस्टम जो है ना यूनिक एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। बाद में उन्होंने चेंज कर दी 1961 में, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया इन साइकोफिजिक्स सिस्टम को दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट। ठीक है, तो ये
पढ़ लीजिएगा, काम आएगी, ठीक है, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में काम आएगी ये बात। ओके, ठीक है। सो द की कंपोनेंट्स ऑफ एलपोर्ट डेफिनेशन, ठीक है, तो ये हमने किया वैसे भी पहले कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, साइकोफिजिकल होते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर एंड थॉट को। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, इट्स नॉट दैट हार्ड। नाउ द रोल ऑफ कॉन्शियस मोटिवेशन, एलपोर्ट स्ट्रांगली एम्फेसाइज the significance of conscious motivations, believing that healthy individuals are largely aware of their actions and their underlying reasons. He contrasted this with Freud's emphasis on unconscious drive. तो उन्होंने मतलब कि अपोज किया थोड़ा सा सिगमंड फ्रॉइड के अनकॉन्शियस ड्राइव को। Alport's own motivation for meeting Freud to understand Freud's perspective on childhood phobias was consciously driven. तो उन्होंने बताया कि मेरा खुद का जो मोटिव था उनसे मिलने का, वो कॉन्शियसली ड्रिवन ही था। इट्स नॉट दैट अनकॉन्शियस कंप्लीटली हमें हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती है। एल्पोर्ट बिलीव दैट वाइल डेप्थ साइकोलॉजी, मतलब अनकॉन्शियस का जिक्र कर रहे हैं, डेप्थ साइकोलॉजी हैड वैल्यूज, साइकोलॉजिस्ट शुड प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि डेप्थ साइकोलॉजी की वैल्यू हैं, ऑब्वियसली हैं, बट हमें कॉन्शियस मोटिव को पढ़ना चाहिए, हमें उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए बिफोर डेल्विंग इनटू द अनकॉन्शियस। ही डिड नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेसेस, एक्नॉलेजिंग देयर रोल इन सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर एंड compulsions, especially those rooted in childhood. However, he maintained that conscious motivations are the primary drives of behavior in healthy individuals. Okay, तो बेसिकली इनका जो काम है, जो इन्होंने एम्फेसिस किया है कॉन्शियसनेस को ही किया है कि अनकॉन्शियस इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, बट कॉन्शियस मोटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट। नाउ इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं मैच्योर पर्सनैलिटी के। अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट एक मैच्योर पर्सनैलिटी क्या होती है? सो एलपोर्ट आउटलाइन 6 क्राइटेरियाज फॉर मैच्योर पर्सनैलिटी। एक सीधा एमसीक्यू बन रहा है कि एलपोर्ट ने कितने क्राइटेरिया बताए मैच्योर पर्सनैलिटी के लिए, 6 क्राइटेरियाज। ओके, सो पहला क्राइटेरिया क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ। मैच्योर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज एंड कंसर्न्स बियॉन्ड देम सेल्फ। They are not self-centered and have genuine interest in work, play and recreation, social issues, family and spiritual life. Okay? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो तो आप मैच्योर पर्सनैलिटी नहीं है आपकी, ठीक है, मतलब कि आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा सेंस ऑफ सेल्फ से। देन वार्म रिलेटिंग ऑफ सेल्फ टू अदर्स। मैच्योर इंडिविजुअल आर कैपेबल ऑफ इंटीमेट एंड एम्पैथेटिक रिलेशनशिप्स। This is based on their ability to extend their sense of self beyond their own needs. तो बेसिकली आप खुद की नीड से एक्सटेंड कर रहे हो अपने सेल्फ को, तो आप दूसरों से आप अच्छे रिलेशन बना पाओगे अगर आपकी पर्सनैलिटी मैच्योर है तो। देन थर्डली ही एक्सप्लेन्ड इमोशनल सिक्योरिटी। ओके, उन्होंने बताया कि एक जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैच्योर इंडिविजुअल एक्सेप्ट देम सेल्फ विद देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, की आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो अभी आपकी वीकनेस है, ओके, आप उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे। तो सेल्फ सिक्योरिटी बोला इन्होंने इस क्राइटेरिया को। एंड देन रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। दे आर अट्यून्ड टू द रियल वर्ल्ड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रेदर देन सेल्फ सेंटर्ड एंड अवॉइड डिस्टोर्टिंग रियलिटी ऑफ लिविंग इन फैंटेसी। ओके, तो रियलिस्टिक परसेप्शन होगा, फैंटेसी में नहीं रहेंगे जिनकी मैच्योर पर्सनैलिटी होगी। एंड इंसाइटफुल होंगे एंड ह्यूमर शो करेंगे। मैच्योर इंडिविजुअल possess self-understanding and do not engage in blaming others. Okay, they have healthy sense of humor, appreciating genuine humor without resorting to cheap or hurtful jokes. Alport considered insight and humor closely related aspect of self-objectifications, the ability to see oneself objectively. Okay, कि मतलब जैसे हो आप वैसा ही देखना ऑब्जेक्टिवली, मतलब सब्जेक्टिव इमोशनल इंटरप्रिटेशन नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। Then unifying philosophy of life. Healthy individuals have a clear sense of purpose and direction in life. This philosophy, whether religious or not, provides meaning to the coherence to their experience. Without this unifying philosophy, insight and humor can become superficial and cynical. Okay, cynical. तो बेसिकली क्या है कि क्लियर सेंस ऑफ पर्पज होना चाहिए हमारा। एक हेल्दी इंडिविजुअल जो होगा, हेल्दी पर्सनैलिटी जिसकी होगी, उसके पास
पर्पजफुल होगा, ओके, पर्पज गोल क्लियर होंगे उसके, ओके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द सेंट्रलिटी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशंस, ठीक है, मतलब ट्रेड्स की बात हो रही है यहाँ पे। एल्पोर्ट कंसिडर्ड पर्सनल डिस्पोजिशंस द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनैलिटी, डिफाइनिंग देम एज ए, मतलब कि उन्होंने ट्रेड्स को कैसे डिफाइन किया, ए जनरलाइज्ड न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर peculiar to the individual with the capacity to render many stimuli functionally equivalent and to initiate and guide consistent or equivalent form of adaptive and stylistic behavior। बेसिकली उन्होंने काफ़ी टेक्निकल टर्म यूज़ कर रखे हैं। इन सिंपल टर्म्स हम इसको कैसे समझते हैं, ए ट्रेट इज एन इंटरनल टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड सिमिलरली इन डिफरेंट stimuli or in different situations shaping how individual perceive and interact with the world, okay। तो उन्होंने ट्रेट को कैसे बताया कि हमारी इंटरनल टेंडेंसी होती है, हमारे डिस्पोजिशन, हमारे न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर, ओके, और इंटरनल टेंडेंसी, ठीक है, टू रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू डिफरेंट स्टिमुलाई, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग स्टिमुलाइज को हम सेम मैनर में रिस्पॉन्ड करेंगे, ओके। एक एग्रेसिव इंडिविजुअल एग्रेशन शो करेगा अगर एग्रेशन की ट्रेट्स हैं, एक हेल्दी और ह्यूमरस इंडिविजुअल ह्यूमर के अकॉर्डिंग उसको टैकल करेगा उस सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल एन एंग्शियस पर्सन माइट इंटरप्रेट वेरियस सिचुएशन एज थ्रेटनिंग, ठीक है, तो एंशियस जो इंडिविजुअल होगा वो अलग अलग सिचुएशन को थ्रेटनिंग परसीव कर सकता है, दैट्स वाई ही इज एंशियस, ही और शी इज एंशियस। ट्रेट कंट्रीब्यूट टू बिहेवियरल कंसिस्टेंसी एंड सर्व अडेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो हमारी जो ट्रेट है वो हमारे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं और कंसिस्टेंसी शो करते हैं हम ट्रेट की वजह से, और अडेप्टिव होते हैं एंड एक्सप्रेसिव फंक्शंस फुलफिल करती है हमारा, ओके। अगर अपने एग्जाम में ये लिख के आना चाहो, याद हो सके तो लिखाना, अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन, ओके। सिंपलर एक्सप्लेनेशन जो है। चले आगे, ठीक है। ट्रेट एंड पर्सनल डिस्पोजिशंस, तो इन्होंने ट्रेड्स को कैसे बताया कि ट्रेड एज प्री डिस्पोजिशंस की, मतलब कि आप ट्रेड प्री डिस्पोज कर देते हैं आपको कि आप कैसे बिहेव करोगे। ट्रेड्स आर द इंडोरिंग टेंडेंसीज to behave in consistent way across different situations. For example, someone with a high shyness trait might tend to be withdrawn in various social situations. अगर कोई शर्मिला इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वो अपने आप को विड्रॉल कर लेगा अलग अलग सोशल सेटिंग्स में, ठीक है। तो ट्रेट प्री डिस्पोज कर देती है एक सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए हमें। सो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई है। अगेन ट्रेट के बारे में उन्होंने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र किया है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, a trait is have a real existence, okay। So according to Allport, traits are real and influence behavior, okay। Then more general than habits, traits are broader than habits, encompassing a wider range of situations and responses, okay। So they are not just habits से थोड़ा सा broader term है हमारी traits। डायनामिक होती हैं एंड डिटर्मिनेटिव होती हैं। ट्रेट्स मोटिवेट बिहेवियर एंड गाइड एक्शंस दैट एक्सप्रेस द ट्रेट, कि जो हमारे बिहेवियर और एक्शंस को गाइड करते हैं, जो कि एक्सप्रेस करता है उस पर्टिकुलर ट्रेट को, ओके। एम्पेरिकली इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम उनको, वाइल नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। ट्रेट कैन वेरीफाई थ्रू रिपीटेड एक्शंस, केस स्टडीज एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड रिलेटिव इंडिपेंडेंस शो करती हैं। ट्रेट आर नॉट इंटायरली आइसोलेट बट ओवरलैप एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, की मतलब एक ट्रेट दूसरी ट्रेट के साथ ओवरलैप कर सकती है और दूसरी ट्रेट को इन्फ्लुएंस और इफेक्ट भी कर सकती है। नॉट मॉरल जजमेंट्स, ट्रेट देमसेल्फ आर नॉट इनहेरेंटली गुड और बैड, ओके। मतलब कि ये नहीं कह सकते कि कोई ट्रेट अच्छी है या बुरी, दे आर जस्ट कि ट्रेट्स हैं बस, ओके। हम उनको मॉरली जज नहीं कर सकते। यूनिवर्सल एंड यूनिक एस्पेक्ट, सो ट्रेट कैन बी स्टडीड यूनिवर्सली बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स लाइफ यूनिकली। तो हम उनको यूनिवर्सली हर इंडिविजुअल की ट्रेट्स हैं या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पेसिफिकली कोई ट्रेट को बेयर किए हुए हैं, ओके। तो यूनिवर्सल भी हो सकती है एंड यूनिक एस्पेक्ट भी होता है हमारी ट्रेट्स का। एंड इनकंसिस्टेंट एक्ट डोंट नेग्लेक्ट
ट्रेट्स कि मतलब कि ओकेजनली अगर हम अपनी ट्रेट के से अपोजिट एक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेट की एग्जिस्टेंस है नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ट्रेट से अपोजिट, जो हमारी ट्रेट है उससे अपोजिट एक्ट करें। जैसे कि एक एग्रेसिव इंडिविजुअल काफ़ी, अगर उसको कुछ चाहिए लेस सामने वाले इंडिविजुअल से, तो एग्रेशन ना शो करे, एग्रेसिव बिहेवियर ना शो करे, और वो सामने वाले की से थोड़ा सा जी हुजूरी भी कर रहा हो, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्रेड को नेगलेक्ट कर देंगे, उसके कोई और मोटिव है। ओके, कभी कभी अपोजिट बिहेव कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। देन लेक्सिकल स्टडी करी थी उन्होंने और पर्सनैलिटी को पढ़ने के लिए, तो एल्बर्ट विद ओडबर्ड कंडक्टेड ए लेक्सिकल स्टडी, लेक्सिकल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इनको, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड हाइपोथेसिस होती है। एग्जामिनिंग 1925 एडिशन ऑफ वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, दे आइडेंटिफाइड अराउंड 1800 और टू बी मोर प्रिसाइज 17,953 words describing personal qualities. These words were categorized into traits, states, equivalence and physical characteristics. Okay, लाइक ट्रेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेट यहीं से इनकी थ्योरी से ही ट्रेट जो पर्सनैलिटी स्टार्ट हुई है यहीं से स्टार्ट हुई है, और आज हम पर्सनैलिटी को ट्रेट के अकॉर्डिंग ही समझते हैं और मेजर भी करते हैं ट्रेट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। नाउ लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशंस, तो इन्होंने कौन कौन सी ट्रेट को कौन कौन सी डिस्पोजिशन इन्होंने दी है। ओके, सो एल्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड personal dispositions along a continuum of importance ranging from highly pervasive to more specific and situational। तो एक हाईली परवेसिव जैसे कि हमारी कार्डिनल डिस्पोजिशन और कार्डिनल ट्रेट जो है हमारी, ठीक है, से लेके स्पेसिफिक, सेंट्रल एंड टू सिचुएशनल। ओके, सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है। इस सेकेंडरी ट्रेट्स पे अभी लास्ट नेट में क्वेश्चन आया था। नाउ कार्डिनल डिस्पोजिशन क्या होते हैं? दीज आर द मोस्ट डोमिनेंट एंड प्रजर्वेटिव ट्रेट्स सो पावरफुल दैट दे इन्फ्लुएंस नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनस लाइफ, ठीक है। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी को हम कहते हैं कि नॉन वॉलेंस जो ट्रेट थी उनकी सबसे ज़्यादा एक्टिवेट थी उनकी। ओके, तो वो उनका कार्डिनल डिस्पोजिशन होता है। ये काफ़ी रेयर होते हैं कार्डिनल डिस्पोजिशन, हर किसी में नहीं मिलते। ओके, और जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम इंटेलिजेंस से उनको वो करते हैं, ठीक है। या फिर मैकियावेलियन इंडिविजुअल वो होता है जो कि स्कैम करता है, ठीक है। मैकियावेलियन किसी कोई इंडिविजुअल थे एक्चुअल में, ठीक है, पॉलिटिशियन थे, काफ़ी स्कैमिंग ट्रेट थी। तो अब अगर कोई ऐसा है, कोई स्कैमिंग या फिर फ्रॉड इंडिविजुअल है, तो उसको कह सकते हैं कि मैकियावेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स का है ये आदमी, या फिर नार्सिसिस्ट। ओके, तो ये कार्डिनल डिस्पोजिशन होते हैं, इंटायर पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। कार्डिनल डिस्पोजिशन काफ़ी रेयर होते हैं, हर किसी के पास नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट अगर किसी के पास हैं तो उनकी पर्सनैलिटी डोमिनेट करेंगे ये, ठीक है। देन वी हैव सेंट्रल डिस्पोजिशंस, दीज आर द, और हाँ ये एक या दो ही में पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते, ठीक है, जो हमारी कार्डिनल डिस्पोजिशन होते हैं। जैसे इंटेलिजेंस होगी एक्सट्रीम लेवल पे, ओके, हाई IQ, या फिर इंडिविजुअल फ्रॉड मैकियावेलियन होगी, ओके, नार्सिसिज्म हो गया। देन सेंट्रल डिस्पोजिशंस, दीज आर 5 to 10 most characteristics and descriptive traits that form the core of the individual personality। अब ये हर किसी में पाई जाती हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी के कोर को बनाए हुए हैं। They are the quality that would be mentioned in a comprehensive letter of recommendation, for example including intelligence, kindness, humor, honesty, ambition, competitiveness। तो ये हमारी सर सेंट्रल ट्रेट्स हैं। ओके, ये 5 से 10 और ट्रेट्स हैं जो हमारे पूरे के पूरे पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। while influential they do not exert to all encompassing control of a cardinal disposition। मतलब कि ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होती हैं, बट जितनी कार्डिनल डिस्पोजिशन जो कार्डिनल ट्रेट्स होती हैं उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती है, ठीक है, और ये ज़्यादा भी पाई जाती हैं, कार्डिनल से ज़्यादा पाई जाती हैं। देन सेकेंडरी डिस्पोजिशन, मतलब कि सिचुएशन स्पेसिफिक ट्रेट्स, दीज आर द लेस सेंट्रल एंड लेस कंसिस्टेंटली डिस्प्लेड ट्रेट्स की, मतलब हमेशा आप ऐसा बिहेवियर नहीं शो करोगे, जो भी सेकेंडरी डिस्पोजिशन होंगे आपके उनके अकॉर्डिंग। They are more specific, situational and less obvious to observe। They represent preferences, attitudes or habits that occur with some regularity but are not defining features of the personality। For example, including liking hot chocolate or preferring winters
ठीक है, या फिर जैसे कि आप मतलब कि स्टेज फियर होना, ओके, इंटरव्यू फियर होना, इवेल्युएशन फियर होना, जो स्पेसिफिकली एग्जाम के दौरान होगा, आपको इंटरव्यू के दौरान होगा, वाइवा के दौरान होगा, स्टेज के दौरान होगा, तो स्पेसिफिक सिचुएशन में पाई जाती हैं एंड इनको सेकेंडरी ट्रेट्स बोला है एलपोर्ट ने। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से पूछते हैं। क्लियर गाइस? हेलो हेलो, हाँ बोलो, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि हम कनेक्टेड हैं। ओके, नाउ आंसर कीजिए। यस, ठीक है, यही क्वेश्चन आया था। नाउ जो हमारी ट्रेड्स हैं वो कंटिन्यूम मतलब कि एक ऐसे लाई करते हैं, दे आर नॉट आइसोलेशन में नहीं होती कि मतलब कि यहाँ पे एक कंटिन्यूम पे होती है। एलपोर्ट व्यूड दीज 3 लेवल्स एज पॉइंट्स ऑन ए कंटिन्यूम, नॉट डिस्क्रीट कैटेगरीज, कार्डिनल डिस्पोजिशन बीइंग द मोस्ट परवेसिव, ग्रेजुअली ब्लेंड इनटू सेंट्रल डिस्पोजिशन, कि जैसे कि ये हमारी कार्डिनल ट्रेट है, ग्रेजुअली हमारी सेंट्रल डिस्पोजिशन पे ब्लेंड कर जाएंगी वो, और विच ब्लेंड टू सेकेंडरी डिस्पोजिशंस। ओके, now important note, Allport emphasize that direct comparison of personal disposition between individual are inappropriate. Doing so transform personal disposition into common traits which are used for nomothetic comparison. Basically ये डिस्कशन ये है कि इनकी जो थ्योरी है नोमोथेटिक नहीं है, इनकी जो थ्योरी है इडियोग्राफिक थ्योरी है, ये बात याद रखना। इडियोग्राफिक पर्सन स्पेसिफिक है। ओके, कोई किसी तरह का इन्होंने पर्सनैलिटी का टेस्ट भी नहीं बनाया है। ओके, नोमैथेटिक अप्रोच नहीं है इनकी, इडियोग्राफिक अप्रोच है। क्लियर? ओके, मोटिवेशनल वर्सेस स्टाइलिस्टिक डिस्पोजिशंस, ऑल इंडिविजुअल्स, all personal dispositions are dynamic and motivational to some degree. However, Allport distinguishes between 2 types based on strength and their motivational forces. सबसे पहले जो इन्होंने बताई है motivational dispositions. These are strongly felt and directly drive behaviors. They are closely tied to basic needs and drives. Okay, they इनिशिएट एक्शंस, तो जो हमारी मोटिवेशनल डिस्पोजिशन होती हैं अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट, वो किसी एक्शन को इनिशिएट करती हैं। देन स्टाइलिस्टिक डिस्पोजिशन, दे आर लेस इंटेंसली मोटिवेशनल बट स्टिल इन्फ्लुएंस हाउ एक्शंस आर परफॉर्म्ड, दे गाइड द स्टाइल ऑफ द बिहेवियर, कि हम पर्टिकुलर बिहेवियर को कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग इज ए मोटिवेशनल डिस्पोजिशन ड्रिवन बाई हंगर। ठीक है, तो हमारी जैसे ईटिंग बिहेवियर है वो एक मोटिवेशनल डिस्पोजिशन से आता है जो कि हंगर ड्राइव करता है जिसको। वाइल पोलाइटनेस is a stylistic disposition influencing how one eats, कि कैसे पोलाइटली इंडिविजुअल कैसे खा रहा है, उसका स्टाइल क्या है, हाउ द पर्सन इज कंज्यूमिंग फूड। ठीक है, तो इन्होंने मोटिवेशनल डिस्पोजिशन एंड स्टाइलिस्टिक डिस्पोजिशन का भी जिक्र किया है। अगर पूछे तो बता देना, जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। ओके, ठीक है, ओके। नाउ ये इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी में, फंक्शनल ऑटोनोमी। फंक्शनल ऑटोनोमी क्या होता है? दिस एक प्रिंसिपल है ये एलपोर्ट का। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एडल्ट मोटिव्स बिकम इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस हो जाते हैं हमारे मोटिव्स। ठीक है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो ये एग्जांपल है, ठीक है। लेट्स से कि कोई वर्कआउट स्टार्ट करता है कोई इंडिविजुअल, तो इनिशियली उनका मोटिव क्या होगा? इनिशियली उनका मोटिव हो सकता है कि उनको वेट लूज़ करना है या वेट गेन करना है। ओके, लेट्स से कि वेट लूज़ करना है किसी इंडिविजुअल को। उस मोटिव के लिए, उस मोटिव से उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। अब उनका वेट लूज हो चुका है, जितना उनको चाहिए था उतना लूज हो चुका है, वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं, उनका गोल अचीव हो चुका है। बट अब इंडिविजुअल को वर्कआउट करने में, एक्सरसाइज करने में इतना मज़ा आने लगा कि वो गोल मीट करने के बावजूद वो इंडिविजुअल कंटिन्यूसली एक्सरसाइज किए जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को उन्होंने फंक्शनल ऑटोनॉमी बोला है। ओके, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एडल्ट मोटिव्स बिकम्स इंडिपेंडेंट, कि इंडिपेंडेंट मोटिव्स हो जाते हैं हमारे। ओके,
फ्रॉम और ऑटोनोमस हो जाते हैं ऑफ देयर ओरिजन्स इन चाइल्डहुड। इन अदर वर्ड्स वट इनिशियली मोटिवेटेड ए बिहेवियर मे नॉट बी वट सस्टेन्ड इट इन एडल्टहुड। कि मतलब कि लेट्स से कि हमने चाइल्डहुड में कोई बिहेवियर स्टार्ट किया था, ठीक है, किसी वजह से हम कंटिन्यूसली वो बिहेवियर किए हुए हैं, तो वो ऑटोनोमस हो चुका है अब हमारा। जिस वजह से स्टार्ट किया था वो वजह शायद अब हम उस वजह से मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो एडल्ट बिहेवियर होता है वो फंक्शनल ऑटोनॉमी शो करता है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को फंक्शनल ऑटोनॉमी बोला है। एडल्ट मोटिव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग एंड डाइवर्स। मैच्योर इंडिविजुअल्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल फिगर्स और पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है इनकी थ्योरी। अगर वो कह रहे हैं ना कि पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं है हमारे बिहेवियर, तो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ओके। फ्री विल से ज़्यादा काम, फ्री विल की तरफ ज़्यादा जा रही है। फॉर देयर करंट मोटिवेशंस दे डेवलप द कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड एस्टेब्लिश देयर ओन इंटरनल गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ओके। दीज इंडिपेंडेंट मोटिव्स आर ड्राइव बिहेवियर these independent motives then drive behavior based on their intrinsic value rather than solely reflecting the initial motivation। intrinsic value मतलब कि internally हमें अच्छी लग रही हैं वो चीज़ें करना, इसलिए हम मोटिवेटेड हैं वो करने के लिए। इनिशियली हो सकता है हमने किसी और रीजन की वजह से स्टार्ट किया हो, जैसे कि किसी ने पढ़ाई स्टार्ट करी हो अच्छी ग्रेड्स लेने के लिए, अच्छे मार्क्स अटेन करने के लिए, बट पढ़ने में उनको इतना मजा आ गया, नॉलेज गेन करने में, अब उनके एग्जाम हो चुके हैं, स्टिल इंडिविजुअल कंटिन्यूसली पढ़े जा रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को फंक्शनल ऑटोनॉमी बोला है। क्लियर? ठीक है। नाउ फंक्शनल ऑटोनॉमी दो तरह की होती है, प्रिजर्वेटिव एंड प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है? दिस रेफर्स टू द हैबिट एंड बिहेवियर दैट परसिस्ट इवन आफ्टर देयर ओरिजिनल पर्पज इज गॉन, ओके। जब ओरिजिनल पर्पज है वो मीट हो चुका है एंड अब ओरिजिनल पर्पज है नहीं, स्टिल वी आर शोइंग दोज बिहेवियर्स, जैसे कि एक्सरसाइज वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ओके। सिंपल एग्जाम्पल इंक्लूड एडिक्शंस, habitual behaviors, or even rhythmic activities like humming or tapping one's foot. These behaviors become perpetuating even without a conscious goal. That is very basic level of function autonomy and it is not central to Allport theory of personality। ठीक है, तो मतलब प्रिजर्वेटिव जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है वो इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करते, ये काफ़ी बेसिक है, ठीक है। जैसे कि हम फुट टैप करते रहते हैं, इनिशियली ये पता नहीं हमने क्यों स्टार्ट किया था, बट कंटिन्यूसली हम किए जा रहे हैं उसको, ओके। देन प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी, ये प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी का ज़्यादा जिक्र करते हैं वो। दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट टाइप फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स एक्वायर्ड इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड इंटेंशंस दैट बिकम सेंट्रल टू वंस सेंस ऑफ सेल्फ। प्रोपियम को जो सेल्फ को है ना, प्रोपियम बोला है एलपोर्ट ने। These motives are self-directed and contribute to a person's striving for congruent self-image, maturity and personal growth. Appropriate functional autonomy explain why people pursue goals and activities even when external rewards and pressures are absent. The intrinsic value and satisfaction derived from the activity itself become the primary motivator. This is the core Allport concept of functional autonomy and is what he primarily focused on। तो उन्होंने प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी का जिक्र किया था। जो एग्जांपल हमने लिया ना एक्सरसाइज वाला, वो इसके साथ जाएगा, उसके साथ नहीं जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये तो नॉर्मल जो हमारे बिहेवियर है ना, ठीक है, मतलब कि जो कि बेसिक बिहेवियर है, ओके, उनके बारे में इसके ऊपर ज़्यादा एलपोर्ट ने काम नहीं किया, प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी के ऊपर काम किया। जो एक्टिविटी हमने स्टार्ट, इनिशियल गोल हमारा कुछ और था, बाद में इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो गए हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करने के लिए, ओके गाइस। रिपीट करो। देखो दो तरह की ऑटोनॉमी होती है, प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रिजर्वेटिव जो बिहेवियर हम वैसे ही प्रिजर्व किए हुए हैं, जैसे हम फुट को टैप करना, जैसे हम हमिंग स्टार्ट कर दी हमने, ठीक है, हमिंग स्टार्ट कर दी। अब हमने हमिंग ऐसे किसी रिदमिक एक्टिविटी को स्टार्ट कर देते हैं। अब हमिंग हम कंटिन्यूसली किए, हो सकता है हम कंटिन्यू कर रहे हों, ठीक है। अब वो इंटेंसिकली मोटिवेशन नहीं है हमारा, ठीक है। हमारा ये सिंपल बिहेवियर्स हैं, ओके, बेसिक
न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस भी इनको कह सकते हैं, एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। प्रोप्रिएट जो फंक्शनल ऑटोनॉमी और ऑन द अदर हैंड, ठीक है, देखो ये एक्वायर्ड वैल्यूज होती हैं, इंटरेस्ट इन इंटेंशंस, सेल्फ इमेज, ठीक है। दीज आर द बेसिक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस और हैबिट्स, ठीक है, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, उन हैबिट्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। जैसे कि ये हमारे सिंपल नॉर्मल बेसिक रिपीटेटिव बिहेवियर होते हैं, जैसे कि कई बार हम फुट टैप करने लग जाते हैं, किसी सॉन्ग को रिपीटेटिवली रिदमिक मैनर में सिंग करने लग जाते हैं, या नाखून चबाना, ओके, वो भी तो एक तरह से मतलब कि ऑटोनॉमी शो किए हुए ना, है ना। इनिशियली हमने स्टार्ट किया होगा नाखून चबाना, क्योंकि हो सकता है कि हमें एक पर्टिकुलर दर्द हो रहा हो उंगली में, है ना, हम कुछ और करना चाह रहे हो, किसी तरह की इचिंग हो रही हो, ठीक है, बट हमें हैबिट होगी वो, ओके। तो दैट इज आवर प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी, दैट इज नॉट द फोकस ऑफ एल्पोर्ट थ्योरी। प्रोप्रिएट जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है, कॉम्प्लेक्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ओके, कंट्रीब्यूटिंग टू सेल्फ आइडेंटिटी एंड ग्रोथ। जैसे कि हमारे प्रिजर्वेटिव में एडिक्शन आ जाएंगे, हैबिचुअल एक्शंस आ जाएंगे, नेल बाइटिंग और हमिंग, ओके। यहाँ पे हमारा हो गया परसुइंग ए करियर ऑन वन इज पैशनेट अबाउट एंगेजिंग इन हॉबीज फॉर इंट्रिंसिक एंजॉयमेंट। समझ में आया थोड़ा बहुत? आ गया खुशी? ओके, पढ़ लीजिएगा एक बार, पढ़ने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इट्स नॉट दैट हार्ड। तो प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी का जिक्र करते हैं। आपसे मैक्सिमम ये पूछा जाएगा कि फंक्शनल ऑटोनॉमी का जिक्र किसने किया है अपनी थ्योरी में, और फंक्शनल ऑटोनॉमी कितने तरीके की होती है, या फिर एल्पोर्ट ने जो फंक्शनल ऑटोनॉमी के ऊपर काम किया वो कौन सी वाली है, ओके। प्रोपियम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ओके। एल्पोर्ट यूज द टर्म प्रोपियम टू रिप्रेजेंट द कोर पर्सनैलिटी, द सेल्फ के बारे में जो इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में जो बात करी है उसको इन्होंने प्रोपियम वर्ड से एक्सप्लेन किया है। दैट इज एक्सपीरियंस एज यूनिकली वंस ऑन, ही फेल्ट दैट एग्जिस्टिंग टर्म्स लाइक ईगो और सेल्फ कैरिड टू मच बैगेज फॉर अदर थ्योरीज। फॉर एग्जाम्पल साइकोएनालिसिस में जैसे वहाँ पे सेल्फ का अलग अलग चीज़ों के लिए यूज हुआ है, ईगो का यूज हुआ है। द प्रोपियम encompasses all the aspect of the persons that they consider essential for their being, their sense of who I am. It's the subjective sense of the self that develops over time. जो हमारा सब्जेक्टिव सेंस है हमारे बारे में, हम कौन है, उसको इन्होंने प्रोपियम बोला है, ओके। टू एस्पेक्ट ऑफ द प्रोपियम, एल्पोर्ट डिस्क्राइब द प्रोपियम फ्रॉम टू कंप्लीमेंट्री पर्सपेक्टिव, दैट इज फिनोमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिनोमिनोलॉजी क्या होती है? लिव्ड एक्सपीरियंस, ओके, एंड फंक्शनल एस्पेक्ट, ओके। फिनोमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है हमारा? दिस फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेल्फ, ओके। इसके अंदर हमारे एसेंशियल आइडेंटिटी एंड इमोशनल कोर आता है हमारा, ओके। Existential identity, it encompasses everything a person considers central to their being, their core sense of self. And emotional core, the phenomenological proprium also include the emotional core, emotional tone to the self, the sense of warmth and coldness, okay, कि इमोशनली मतलब कि हम अपने बारे में कैसा परसीव करते हैं या फिर हम क्या जानते हैं, हम इमोशनली कैसे हैं। और एसेंशियल आइडेंटिटी इज एवरीथिंग ए पर्सन कंसिडर सेंट्रल टू देयर बीइंग, कि हमारा कोर सेंस क्या है, दैट इज आवर एसेंशियल आइडेंटिटी। देन फंक्शनल एस्पेक्ट हमारा प्रोपियम का वो क्या है? दिस फोकस ऑन द फंक्शंस ऑफ द सेल्फ परफॉर्म्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एल्पोर्ट प्रपोज्ड 7 की फंक्शंस, तो इन्होंने जो 7 की फंक्शन बताए हैं प्रोपियम के, और यहीं से सवाल आता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कंप्लीट सीक्वेंस है, और जहाँ पर भी साइकोलॉजी में कहीं पर भी जिस भी थ्योरी के अंदर सीक्वेंस है वो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि हर सीक्वेंस पूछा जाएगा, हर सीक्वेंस। और ये रिसेंटली अभी पूछा, ये वो भी पूछा था और ये सीक्वेंस भी पूछा गया। सेकेंडरी डिस्पोजिशन के बारे में पूछा था, और सेकंड जो क्वेश्चन आया था एल्पोर्ट की थ्योरी से, ये सीक्वेंस के ऊपर आया था। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है सेंस ऑफ द बॉडी, अवेयरनेस ऑफ द बॉडीली सेंसेशन। प्रोपियम हमें हेल्प करता है कि हमारी बॉडी की सेंसेशन की अवेयरनेस करवाता है। तो सबसे पहले जो स्टेप है हमारा सीक्वेंस में, सबसे क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है सेंस ऑफ द बॉडी, विच फॉर्म्स द
फाउंडेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन इन्फेंसी। ओके, इन्फेंसी में हम अवेयर हो जाते हैं हमारे बॉडी के बारे में। देन सेल्फ आइडेंटिटी, द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड सेल्फ सेमनेस डिस्पाइट चेंज डेवलपिंग थ्रू लैंग्वेज एंड रिकग्निशन ऑफ वन सेल्फ एज ए डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल। ओके, कि हम अपने बारे में जानने लग जाते हैं कि हम कैसे अलग हैं दूसरों के। देन सेल्फ एस्टीम, थर्डली। ओके, सेल्फ एस्टीम ये वही है, द फीलिंग ऑफ प्राइड, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी अकम्प्लिशमेंट, फीलिंग ऑफ द प्राइड एंड द अकम्प्लिशमेंट दैट अराइज फ्रॉम मास्टरिंग टास्क एंड एक्सप्लोरिंग द एनवायरमेंट। देन उसके बाद है सेल्फ एग्जिस्टेंस, दिस इंक्लूजन ऑफ रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट into the sense of self developing around 4 to 6 years of the age. Then self image, the aspiration of the goal influenced by the expectation of significant others emerging around 5 to 6 years old. तो सेल्फ एग्जिस्टेंस के बाद सेल्फ इमेज बनती है। देन रैशनल कोपिंग एंड लास्ट प्रोप्रेट स्ट्राइविंग। रैशनल कोपिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड लॉजिक। ओके, तो ये 6 से 12 साल की उम्र में हमारा रैशनल कोपिंग सेल्फ डेवलप हो जाता है टू फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अकरिंग फ्रॉम 6 to 12 years of the age. And then appropriate striving, the unified sense of self that guide long range goals and future aspirations. Okay, fully developed हो जाता है ड्यूरिंग एडल्टहुड में। तो सेंस ऑफ द बॉडी, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फ एक्सटेंशन, सेल्फ एक्सटेंशन के बाद सेल्फ इमेज, देन रैशनल कोपिंग एंड प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। ओके, रैशनल कोपिंग में हम लॉजिकल हो जाते हैं एंड ये यूनिफाइंग सेल्फ जो हमारा हो जाता है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। क्लियर? द फिनोमेनोलॉजिकल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं हमारे प्रोपियम के, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। पढ़ लीजिएगा इसके बारे में कि क्या सिग्निफिकेंट है और ये कैसे इंटरकनेक्टेड है। ओके, इस क्वेश्चन को कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करो कि सबसे पहला क्या आएगा। ठीक है, अगर आपको सबसे फर्स्ट और लास्ट पता है ना, तो सबसे पहले वही पता करने की कोशिश करो। तो हमें पता है सेंस ऑफ द बॉडी आएगा यहाँ पे, लास्ट प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये देखो कि ए से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब सेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी सेंसेशन के बाद क्या आता है हमारा, हमने अभी पढ़ा है सेल्फ आइडेंटिटी, और इन सब में सबसे जो लास्ट है वो हमारा सेल्फ इमेज ही है। ओके, सेल्फ एग्जिस्टेंस के बाद सेल्फ इमेज बनता है। तो ए से स्टार्ट होगा, ई पे एंड होगा, ये दोनों ई पे एंड हो रहे हैं। ओके, नहीं हुआ फिर भी। देन सेकेंडली हमारा सेल्फ बॉडी के बाद सेंस ऑफ बॉडी के बाद सेल्फ आइडेंटिटी बनता है। अगर हमें ये बात पता है तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिकली ये वही है, ए बी सी डी एंड ई। ओके, नाउ पर्सनैलिटी चेंज। ओके, तो एल्पोर्ट एक्नोलेज्ड दैट पर्सनैलिटी कैन चेंज थ्रू आउट द लाइफ की, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी फिक्स्ड है, जैसे कि जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया, साइकोफिजिकल डिटर्मिनिज्म का उन्होंने जिक्र किया कि एक बार जैसी पर्सनैलिटी बन गई आप वैसे ही रहोगे। ओके, ही डिस्क्राइब 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन पर्सनैलिटी चेंज। सबसे पहले इंटीग्रेशन, कंप्लीट हमारी जो यूनिफाइड प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग होगी, इंटीग्रेट होगा सब कुछ। दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ इनटू ए कोहेसिव एंड हार्मोनियस होल। फिर डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, ठीक है, वो अलग अलग हो जाएंगे। दिस रेफर्स टू द ब्रेकडाउन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेल्फ एंड देन यूनिफिकेशन, वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, फिर वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ री इंटीग्रेशन ऑफ द सेल्फ आफ्टर एक्सपीरियंस डिसइंटीग्रेशन। तो ऐसे पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट। पढ़ लीजिएगा, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पूछते नहीं है यहाँ से ज़्यादा। ओके, कोई सवाल हो तो बताइए एल्पोर्ट की थोड़ी सी। एल्पोर्ट की थोड़ी सी कोई सवाल है? कार्डिनल ट्रेट्स क्या होती हैं, सेंट्रल ट्रेट्स क्या होती हैं प्रोपियम के सीक्वेंस में, एनीथिंग? ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस।
जैसे डायलेक्टिकल ह्यूमनिज्म नई टर्म है, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा इसको हटाओ, ठीक है। अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको भी हटाओ। आपको बिहेवियरिज्म के बारे में पता हो सकता है कि किसने दिया है, ट्राई टू फाइंड आउट। सी का फर्स्ट दो रह गए। फंक्शनल ऑटोनॉमी किसने दिया है? एलपोर्ट ने ना, है ना। डी का सेकंड, वही दो रह गए। अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली हमने पढ़ा है ये डायलेक्टिकल ह्यूमनिज्म एरिक फॉर्म ने दिया है, ठीक है, और डोलार्ड एंड मिलर ने हमारा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट दिया है। ओके, सो ए का थर्ड। ओके, इसको मैच करो। पर्सनल लॉजिक किसने दिया है? किया है हमने ये, और मैंने बोला था ये पूछ लिया जाता है, पर्सनल लॉजिक के बारे में पूछ लिया। नहीं याद? नोट्स बनाते हुए ऐसे आपने देखा नहीं कि अच्छा मरी ने पर्सनल, वाओ, कैली की थ्योरी कल ही करी है। पर्सनल कंस्ट्रक्ट का जिक्र किया उन्होंने। ऐसे मरी की थ्योरी के नोट्स बनाए जब आपने लिखा नहीं कि मरी की ने जो थ्योरी दी थी वो पर्सनल लॉजिक का जिक्र किया, है ना। लिखा नहीं आपने? लिखोगे तो चीज़ें याद होंगी, ऐसे नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो पर्सनल लॉजिक जो प्रेस थ्योरी थी उनकी, प्रेस एंड नीड की थ्योरी, ठीक है। तो ए का 3 और ए का 3 हो गया, ठीक है। फिर भी मैं करवा देता हूँ। इंडिविजुअल साइकोलॉजी एल्फर्ड ने दी थी, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी ये दी थी कैली ने, और बायोलॉजिकल ट्रेट जो हेंस आइजन की थ्योरी अभी पढ़ी नहीं है, तो इन्होंने ट्रेट थ्योरी दी है, बायोलॉजिकल ट्रेट टाइप एंड ट्रेट थ्योरी भी बोलते हैं हाइजन की, PEN जो मॉडल दिया है, साइकोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म। ओके, who first attempted to describe personality traits in terms of lexicon descriptions? Elford and Ulbert. Intervening variable. A and B. सही है। ओके, एल्पोर्ट ने, कटेल ने नहीं, आइजन ने नहीं, तो इनको एलिमिनेट करो, सी को एलिमिनेट करो, हो गया। नाउ रेमंड कटेल, ठीक है। अब इनकी भी जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी है, और इन्होंने काफ़ी जैसे कार्ल यूंग ने पर्सनैलिटी में काफ़ी नई टर्म्स दिए ना, वैसे इनकी थ्योरी में भी काफ़ी अमेजिंग टर्म्स हैं, और जो कि पढ़ते नहीं बच्चे, ठीक है, और यहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं। तो इनका बायोग्राफिकल अकाउंट है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम इनकी थ्योरी पे चलते हैं। तो इनकी जो थ्योरी है वो नोमोथेटिक अप्रोच है। कटेल ने 16 PF पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर बनाया है, ठीक है। वो सबकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्म्स का जिक्र कर रहे हैं। ओके, कटेल बिलीव्ड दैट पर्सनैलिटी कुड बी अंडरस्टूड थ्रू डिस्क्रीट डायमेंशंस और ट्रेट्स। हिज थ्योरी इज क्लोजली टाइड टू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एंड फैक्टर एनालिसिस। स्पीयरमैन के स्टूडेंट थे ये, ठीक है। स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस को मतलब कि डेवलप किया है, तो इन्होंने भी अपने ग्रुप को फॉलो करते हुए अपनी थ्योरी में फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया। ओके, स्पीयरमैन ने जो थ्योरी दी है वो दी है जनरल इंटेलिजेंस एंड 2 फैक्टर थ्योरी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में। इन्होंने भी इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया कटेल ने। इस जी को इन्होंने GC एंड GF में फर्दर एक्सटेंड किया। GC इज़ आवर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस एंड GF इज़ फ्लूइड इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम इंटेलिजेंस के बारे में जब आप बात करेंगे तब इनकी थ्योरी को पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या है, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है। अभी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। एक तो ये बात आपको याद रखनी है,
ठीक है। इन्होंने जो रोटेशन यूज़ की थी वो ऑब्लिक रोटेशन थी, मतलब कि प्रोमैक्स, जियोमिन एंड डायरेक्ट ओब्लिमिन। ओके। ऑर्थोगोनल रोटेशन मैक्रे एंड कोस्टा ने 5 फैक्टर थ्योरी जो उनकी है वहाँ पे दी है। एक्चुअली वो 5 फैक्टर इनकी थ्योरी से ही आया है। ओके। सो इनकी जो फैक्टर एनालिसिस की जो टेक्निक थी वो RPQS टेक्निक के नाम से फेमस है। ठीक है। ये कुछ फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक होती हैं, जैसे कि हमारी आर टेक्निक के अंदर दिस इज रिलेटेड टू पीपल। द आर टेक्निक the purpose of our technique was to uncover common personality traits across large population. This technique helped establish the fundamental structure of human personality. तो आर्क टेक्निक ने आर्क टेक्निक की हेल्प से कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में को पता लगाया इस टेक्निक की हेल्प से। ठीक है, कटेल ने। देन पी टेक्निक रिलेटेड टू पर्सन, दिस फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग चेंजेस विद इन ए सिंगल इंडिविजुअल ओवर टाइम। ओके। तो एक इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस आए ओवर टाइम, उन चेंजेस का पता लगाने के लिए जो टेक्निक यूज हुई वो रिलेटेड टू पर्सन टेक्निक और पी टेक्निक यूज हुई। ओके। देन इसके बाद हमारी क्यू टेक्निक और क्यू सॉर्टिंग इस बीच को बोलते हैं। दिस एक्सप्लोर द सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल। दिस टेक्निक dwells into how people perceive and rank various stimuli। ठीक है। तो क्यू सॉर्टिंग एक तरह से मतलब कि जैसे हम क्वेश्चनर होता है वैसे क्यू सॉर्टिंग भी एक टेक्निक है हमारा। क्वेश्चनर की तरह, क्वेश्चनर नहीं होता, ये क्वेश्चनर की तरह एक क्यू सॉर्टिंग टेक्निक होती है। ओके। तो क्यू टेक्निक का भी यूज़ किया इन्होंने सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट को जानने के लिए। एंड एस टेक्निक, तो दिस इज रिलेटेड टू सिचुएशन। दिस एक्सप्लोर ग्रुप डायनामिक्स। तो ग्रुप डायनामिक्स को समझने के लिए एक्चुअली कटेल ने ना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का भी जिक्र किया है और ग्रुप पर्सनैलिटी का भी जिक्र किया है कि जैसे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है वैसे ही एक पूरे ग्रुप की भी पर्सनैलिटी हो सकती है। ओके। तो उसके लिए इन्होंने जो टेक्निक यूज़ की वो एस टेक्निक, एक्सप्लोर ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल इंट्रैक्शन विद इन द ग्रुप्स। ओके। तो ये 4 तरह की टेक्निक्स इन्होंने अपने फैक्टर एनालिसिस में यूज़ करी। ओके। जैसे कि देखो, what of the following was described by R.B. Cattell using S technique of factor analysis? Differential effect of stimulus situation on personality, or group formation, social interactions, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल। तो ग्रुप फॉर्मेशन का जिक्र नहीं हुआ यहाँ पे, सोशल इंट्रैक्शन का जिक्र किया है उन्होंने। सोशल इंट्रैक्शन, ओके, सोशल इंट्रैक्शन का विद इन द ग्रुप्स कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ हम। ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि उन्होंने ग्रुप के ऊपर काम किया है तो ग्रुप फॉर्मेशन के बारे में बताया। ग्रुप फॉर्मेशन इंटायरली डिफरेंट फिनोमेना है, सोशल साइकोलॉजी में पढ़ना हमें। ओके। जिसकी स्टेजेस होती हैं ग्रुप फॉर्मेशन की, फॉर्मिंग, स्ट्रोमिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्ट्रोमिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ठीक है। हाँ, यही होती हैं। यस। ठीक है। तो स्टेजेस हमें पढ़नी है, ये ग्रुप फॉर्मेशन की ये स्टेज होते हैं, बट इन्होंने जो काम किया वो सोशल इंटरेक्शन के ऊपर काम किया है इन हिज एस टेक्निक। ओके गाइस। हेलो। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ माइक ऑफ कीजिए, खुशी माइक ऑफ करो। कटेल्स मेन सोर्स ऑफ द डाटा इन पर्सनैलिटी रिसर्च। तो उनका सोर्स क्या था, उन्होंने 3 तरह का डाटा कलेक्ट किया। एक होता है एल डाटा। एल डाटा होता है हमारा लाइफ रिकॉर्ड डाटा, लाइफ डाटा भी इसको बोलते हैं। जैसे कि मतलब कि हम हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी हुई, ओके, या फिर हमारी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे कि नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है हमारी। तो इस जो हमारा एवरीडे सिचुएशंस का जो बिहेवियर है उसको मेजर करने के लिए जो डाटा यूज़ किया उन्होंने वो एल डाटा था। फिर इन्होंने सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनर डाटा, क्यू डाटा, जैसे कि 16 PF से की हेल्प से जो डाटा लिया इन्होंने, जो इन्होंने क्वेश्चनर बना था, क्वेश्चनर का जो डाटा होता है वो क्यू डाटा होता है। सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनर डाटा इसको बोलते हैं, क्यू डाटा। गैदर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू सेल्फ रिपोर्ट्स ऑन बिहेवियर, फीलिंग्स और थॉट्स, फॉर एग्जाम्पल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर। ठीक है। एंड देन लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट डाटा और OT डाटा ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेशली डिजाइंड सिचुएशन वेयर परफॉर्मेंस कुड बी ऑब्जेक्टिवली स्कोर्ड, फॉर एग्जाम्पल रोस्टाक टेस्ट। दिस डाटा वाज लेस ससेप्टेबल टू मैनिपुलेशन। ओके। तो उन्होंने लाइफ डाटा, क्यू डाटा एंड OT डाटा का यूज़ किया है। ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट डाटा एंड सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनर डाटा एंड
लाइफ स्कोर डाटा और एल डाटा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना कि कितने कहाँ कहाँ से उन्होंने डाटा लिया, एल डाटा लिया, क्यू डाटा लिया एंड ओ टी डाटा लिया। क्यू डाटा इज़ जो हम क्वेश्चनर से डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा आइजेंक्स का पर्सनैलिटी EPQR हो गया, ओके, आइजेंक्स पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, या फिर 16 PF हो गया। ये जो डाटा हम ऑब्टेन करते हैं किसी इंडिविजुअल का, इसको हम क्यू डाटा बोलते हैं, ओके। अगर किसी की हिस्ट्री लेनी है, लाइफ रिकॉर्ड का डाटा लेना, दैट इज एल डाटा, लाइफ रिकॉर्ड डाटा। क्लियर? ओके। सो कटेल ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे अर्ग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अर्जिस और अर्ग्स, सोशली शेप्ड अर्गिक मैनिफोल्ड्स और SEM के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, एंड मेटा अर्ग्स का इन्होंने जिक्र किया है। तो अर्ग्स क्या होती है? अर्ग्स आर आवर अर्ज और कुछ भी कह लीजिए इनको आप, ठीक है, लेट्स प्रोनाउंसिएट देम अर्ज, ठीक है। तो अर्ज आर द बेसिक ड्राइव्स। कटेल प्रपोज्ड दैट ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अर्ज विच आर इनेट बेसिक ड्राइव्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स। जो हमारी इनेट ड्राइव्स हैं, इनको उन्होंने अर्ज का नाम दिया, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, सेक्स, फियर, क्यूरियोसिटी, एंगर, ओके। देन अर्ज create a state of tension that motivates the organism to engage in a behavior aimed at reducing that tension, okay, for example seeking food when hungry। तो ऐसी ऐसी बात कुछ हल भी कर रहे हैं, है ना, हल की जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ना, वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। और ये जो ड्राइव का जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ना, वो हल की थ्योरी से ज़्यादा रिलेटेड है। इनकी थ्योरी में बस हमें समझना है कि उन्होंने अर्ज का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो किया ना होम्योस्टेसिस इन डिस्टर्बेंस को, और कैसे हम होम्योस्टेसिस को वापस मेंटेन करते हैं, वो हल ने एक्सप्लेन किया है। तो सिमिलर वैसी ही बात है, अर्ज वैसी ही हमारी ड्राइव्स हैं। क्लियर? हेलो, ठीक है। देन SEM और सोशली शेप्ड अर्गिक मैनिफोल्ड्स। तो कटेल रिकग्नाइज दैट ह्यूमन मोटिवेशन इज नॉट सोलली ड्रिवन बाय दीज बेसिक अर्ग। जो हमारी ड्राइव्स हैं, बेसिक ड्राइव है, सिर्फ उनसे मोटिवेट नहीं होते हम। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ SEMs और सोशली शेप्ड अर्गिक मैनिफोल्ड्स टू अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट एंड सोशल लर्निंग मोटिवेशन। तो यहाँ पे बेसिकली सोशल लर्निंग मोटिवेशन ज़्यादा आएगा। एनवायरमेंट के लिए उन्होंने मेटा अर्ग्स का कॉन्सेप्ट दिया है। मेटा अर्ग्स आर एनवायरमेंटली मॉडिफाइड अर्ग्स, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे होगा सोशल लर्निंग मोटिवेशंस, ठीक है। सेम रिप्रेजेंट गोल्स दैट आर learned and shaped by social and cultural experiences. They are modifications or elaborations of basic arcs that are influenced by social norms, values and expectations. They are not innate but are acquired through interactions with social environment. In short, SEM explain how environment contribute to human behavior by shaping the expression एंड डायरेक्शन ऑफ बेसिक अर्क्स। तो हमारी बेसिक अर्क को सेव करता है हमारी SEMs, कि हम सोशली कैसे मोटिवेटेड रहते हैं बिहेव करने के लिए। तो जो सोशल अर्क्स हैं, बेसिकली एक हमारी बेसिक बायोलॉजिकल अर्क्स हो गई, और उसके बाद जो दूसरी जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं वो है सोशली शेप्ड अर्गिक मैनिफोल्ड्स और SEM, ठीक है। देन मेटा अर्क्स आर द एनवायरमेंटली मॉडिफाइड अर्क्स, ठीक है। तो इन ये कैसे एनवायरमेंट मॉडिफाई करता है। दिस कॉन्सेप्ट सीम्स वेरी सिमिलर टू सेम SEMs, सजेस्टिंग दैट मेटा अर्क्स आर ऑल्सो लर्नड और एक्वायर्ड मोटिव्स दैट डेवलप फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ द बेसिक अर्क्स विद द एनवायरमेंट। कि हम एनवायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करके हमारी अर्क्स डेवलप होती हैं और हमारे मोटिव्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो उसको बोला उन्होंने मेटा अर्क्स, और स्पेसिफिकली सोशली दूसरों से इंटरेक्ट करके कैसे चेंज होते हैं, सोशली शेप्ड अर्गिक मैनिफोल्ड्स बोला उनको, ओके। ये पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली मेटा अर्क्स के बारे में पूछा जाता है कि किसने दिया मेटा अर्क का कॉन्सेप्ट, ओके। सो रिलेशनशिप बताया इन्होंने जो हमारी SEM है एंड अर्क्स हैं। सो अर्क्स प्रोवाइड्स द बेसिक मोटिवेशनल एनर्जी, दे क्रिएट द अंडरलाइंग ड्राइव्स दैट इनिशिएट बिहेवियर, एंड सेम SEM डायरेक्ट्स एंड शेप द एक्सप्रेशन ऑफ दीज अर्क्स। की कैसे शेप करती हैं, कैसे एक्सप्रेस करना है इन अर्क्स को। फॉर एग्जांपल हंगर हमारी बेसिक अर्ग है, और SEM है ए डिज़ायर टू ईट एट ए फैंसी रेस्टोरेंट विद फ्रेंड्स। तो ये सोशल शेप्ड गोल हो गया हमारा, सोशली शेप्ड, ओके।
बेसिकली हंगर को हम कहीं पर भी फुलफिल कर सकते हैं, इस ड्राइव को। बट इफ़ वी आर मोटिवेटेड टू ईट एट ए फैंसी रेस्टोरेंट, कि मतलब कि वो विद आवर फ्रेंड्स, तो ये सोशल सेफ्ट होगी हमारी, हम उस अर्क को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे फुलफिल कर रहे हैं। ओके, हेलो, ओके भैया। ठीक है। नाउ पर्सनालिटी की थ्योरी पढ़ते हैं इनकी, ठीक है, कटेल की। सो कटेल ने भी पर्सनालिटी की डेफिनेशन दी है। सो अकॉर्डिंग टू कटेल, पर्सनालिटी इज व्हाट अलाउड अस टू प्रिडिक्ट ए पर्सनस बिहेवियर इन ए गिवन सिचुएशन। की पर्सनालिटी वो है जो हमें अलाउ करे कि एक पर्सन एक गिवन सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। ओके, सो उन्होंने भी ट्रेट के ऊपर काफ़ी काम किया है, दो तरह की काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की ट्रेट्स दी हैं, ठीक है। मेनली हम पढ़ते हैं सोर्स ट्रेट एंड सरफेस ट्रेट, ठीक है, बट बहुत अलग अलग तरह की ट्रेट्स के बारे में उन्होंने बताया। तो अकॉर्डिंग टू हिम दी ट्रेट्स आर जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली डिटरमाइंड। ओके, जो हमारे प्री डिस्पोजिशंस हैं या फिर हमारे जो ट्रेट्स हैं वो जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली दोनों तरह से डिटरमाइंड होती हैं। एंड द वेज इन विच जेनेटिक एंड एनवायरमेंट फैक्टर इंटरेक्ट डिसाइड द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो कैसे मतलब कि जेनेटिक और एनवायरमेंट इंटरेक्ट करता है तो वैसा हमारा बिहेवियर हो जाता है। एटीट्यूड के ऊपर इन्होंने काम किया है। कटेल कंसिडर एटीट्यूड अलोंगसाइड ट्रेट्स एज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पर्सनैलिटी। ही डिफाइंड एन एटीट्यूड एज द डिज़ायर टू एक्ट इन ए स्पेसिफिक वे, कि हमारी कैसे इच्छा है कि हम कैसे एक्ट करें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ए सिचुएशन। एटीट्यूड वेयर इंटरकनेक्टेड विद डायनामिक लैटिस। इंपॉर्टेंट है ये डायनामिक लैटिस, किसने दिया है ये पूछेंगे, ठीक है। सो डायनामिक लैटिस, Cattell proposed that attitude are interconnected with dynamic lattice. This lattice represent the complex network relationship between args, sems, कि मतलब कि हमारी जो जेनेटिक्स और हमारा एनवायरनमेंट है उनके बीच का इंटरेक्शन को डायनामिक लैटिस बोला है, लैटिस। ओके, क्लियर? हेलो गाइस, ठीक है, बस ये याद रखना कि डायनामिक लैटिस का कॉन्सेप्ट दिया। डायनामिक लैटिस बेसिक क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस है अर्ग्स की और सेम की। ओके, और इनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि दोनों कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, कि जैसे कि हमारी हंगर बेसिक अर्ग होगी और सेम कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इस इंटरकनेक्शन को डायनामिक लैटिस बोला है। नाउ स्पेसिफिक इक्वेशन भी इन्होंने दी है। ओके, स्पेसिफिकेशन इक्वेशन, तो इन्होंने बताया कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो फंक्शन होगा एक सिचुएशन का एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर का, कि हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर कैसी है और एक वो सिचुएशन कैसी है। तो सो द आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सिचुएशन एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। ओके, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की मतलब हमारी ट्रेट्स। ओके, सो आर रिस्पॉन्स द बिहेवियर बीइंग प्रिडिक्टेड, ठीक है, कि हम एक सिचुएशन में, जैसे इन्होंने पर्सनैलिटी डिफाइन भी ऐसे किया ना, पर्सनैलिटी क्या होती है, जो हमें अलाउ करे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, उसकी प्रिडिक्शन को अलाउ करे। ओके, तो ये वो सिचुएशन हो गई, ठीक है। एस एंड पी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स द इंडिविजुअल्स यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। ओके, सिचुएशन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच द बिहेवियर अकर, एंड एफ क्या फंक्शन है, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। This equation suggests that behavior is a function of both situation and the individual's personality, कि मतलब कि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड हमारी जो पर्सनल ट्रेट है उनके दोनों साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। नाइदर द सिचुएशन नॉर द पर्सनल ट्रेट आइसोलेशन में काम करती हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। गाइस, ठीक है, ये याद रखना कि इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन दी है कटेल ने। नाउ कैटेगरीज ऑफ ट्रेट, इन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह की ट्रेट बताई हैं। सोर्स ट्रेट एंड सरफेस ट्रेट के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स का जिक्र किया है, दोज ट्रेट्स दैट आर रिलेटेड टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। एबिलिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है, टेम्परामेंट
टेम्परामेंट बेसिकली हमारा इननेट एस्पेक्ट की हमारे इमोशन से जो रिलेटेड है कि हमारी टेंडेंसी क्या होगी एक सिचुएशन में हम इमोशनली कैसे बिहेव करेंगे. ओके. देन डायनामिक ट्रेट का जिक्र किया है इन्होंने एंड कॉमन ट्रेट्स एंड यूनिक ट्रेट्स. ओके. तो देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होते हैं हमारे. ओके. ट्रेट्स दैट हैव बायोलॉजिकल और हेरिडिटी बेसिस although नॉट नेसेसरली इनेट कि मतलब कि जो जिनका हेरिडिटी बेसिस होता है जो बायोलॉजिकल जो ट्रेट्स हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट्स हैं. बस आपको ये बात याद रखनी है. देन एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स दैट आर शेप्ड बाय लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस. दीज आर एनवायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स. देन सरफेस ट्रेट हमारी ओके जो मैनिफेस्ट होती हैं जो दिखती है हमें सामने कि इंडिविजुअल कैसा एग्रेसिव है एंसियस है. ठीक है. वो सरफेस ट्रेट होती हैं. सोर्स सरफेस ट्रेट का सोर्स क्या है. ओके मतलब कि हमारी एम्बेडेड ट्रेट्स एक्चुअल सोर्स ट्रेट्स की वजह से सरफेस ट्रेट्स रिप्रेजेंट होती है हमें. ओके. सो सरफेस ट्रेट्स आर द ऑब्जर्वेबल क्लस्टर ऑफ बिहेवियर दैट अपीयर टू be related but do not necessarily reflect a single underlying factor. They are less stable and enduring than source traits. तो एक्चुअल में सोर्स ट्रेट अंडरलाइंग स्टेबल एंडोरिंग पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट नहीं होते जो आउटसाइड दिखते नहीं बट एक्चुअल में ये एंडोरिंग पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं. सोर्स ट्रेट आर ऑब्जर्वेबल क्लस्टर हैं सोर्स ट्रेट के. ओके. देन एबिलिटी ट्रेट बताइए के बारे में बात क्या. हेलो. फिर इन्होंने जिक्र किया एबिलिटी ट्रेट का, टेम्परामेंट ट्रेट का, डायनामिक ट्रेट का. ओके. सो एबिलिटी ट्रेट्स आर द ट्रेट्स रिलेटेड टू स्किल्स एंड एबिलिटीज. टेम्परामेंट ट्रेट रिलेटेड टू इमोशनल एंड बिहेवियरल स्टाइल एंड डायनामिक ट्रेट्स आर द ट्रेट्स रिलेटेड टू मोटिवेशन एंड ड्राइव्स. ओके. जैसे कि अर्ग्स और ये हमने डायनामिक लेटिस के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं पहले. एंड कॉमन ट्रेट्स इंडिविजुअल जो हम एक इंटायर ग्रुप पॉपुलेशन की कॉमन ट्रेट होती हैं. शेयर्ड जो हमारा बिहेवियर्स होते हैं शेयर ट्रेट होगी. एंड यूनिक ट्रेट एक इंडिविजुअल से रिलेटेड यूनिकली कैसे एक स्पेसिफिक ट्रेट इंडिविजुअल्स की. ओके. स्पेसिफिक ट्रेट होगी यूनिक एंड कॉमन ग्रुप की जो ट्रेट होगी कल्चर की पॉपुलेशन की वो कॉमन ट्रेट. ओके. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी थ्योरी से है सोर्स एंड सरफेस ट्रेट के ऊपर ज़्यादा है और जो 16 PF इनका सोर्स ट्रेट के ऊपर ही है. क्लियर. ओके. नाउ इन्होंने एक मावा टेक्निक दी है मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस और मावा. ही ऑल्सो डेवलप्ड ए स्टैटिस्टिकल टूल कॉल्ड मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस और मावा टू एस्टिमेट द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट टू ए गिवन ट्रेट. कि एक ट्रेट पर्टिकुलर ट्रेट का एनवायरमेंटल का कंट्रीब्यूशन कितना है और हेरिडिटी का कंट्रीब्यूशन कितना है वो चेक करने के लिए जो स्टैट यूज किया उस स्टैट का नाम इन्होंने दिया मावा टेक्निक. ओके. सो ही एस्टिमेटेड दैट वन थर्ड ऑफ पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक एंड 2/3 ऑफ द बाय एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस. ओके. तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक डेवलप की उसका नाम था मावा मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस. कि एक पर्टिकुलर ट्रेट के ऊपर जेनेटिक कंट्रीब्यूशन कितना है और एनवायरमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है. नाउ सरफेस ट्रेट एंड शोर ट्रेट. किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए. सब क्लियर है. हेलो. ठीक है. सो सरफेस ट्रेट्स these are readily observable characteristics that tend to cluster together in individuals. They represent the surface level of personality, what we readily perceive in others' behavior. They are often based on everyday observations and description of personality. However, Cattell argued that surface traits are not fundamental units of personality. They are merely manifestation of deeper underlying structure. तो जो surface trait जो हमारे observable behavior होते हैं उनको सरफेस ट्रेट बोला कि ये क्लस्टर हैं ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टेंड टू क्लस्टर टुगेदर इन इंडिविजुअल. ओके. बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल अंडरलाइंग फैक्टर्स दे आर लेस स्टेबल एंड
प्रिडिक्टेबल देन सोर्स ट्रेट्स। तो सोर्स ट्रेट की वजह से हमारे जो सरफेस ट्रेट आते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल ए पर्सन माइट बी डिस्क्राइब्ड एज एंसियस, indecisive and restless. These observable behavior might cluster together as a surface trait we might label nervousness. Okay, तो ये हमारी जो ऑब्जर्वेबल जो ट्रेट्स हैं ये एक क्लस्टर, ये मिलके क्लस्टर बनाएंगी जो कि एक सोर्स ट्रेट बना सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हम उसको नर्वसनेस बोल सकते हैं। नर्वसनेस का जो टेंडेंसी रहेंगी वो यही टेंडेंसी रहेंगी। ठीक है, तो फिर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया सोर्स ट्रेट का, जिसके ऊपर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर इन्होंने बनाया अपना जो टेस्ट इनका। सो दीज आर द बेसिक अंडरलाइंग पर्सनैलिटी फैक्टर दैट डिटरमाइन कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जो कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जैसे कि इन्होंने नर्वसनेस का जिक्र किया। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ सरफेस ट्रेट की एक पर्टिकुलर जो सरफेस ट्रेट हमारी अलग अलग जो क्लस्टर बने हुए हैं उन सरफेस ट्रेट का एक सोर्स है। ओके, जैसे एंसियसनेस, इंडिसिवनेस और रेस्टलेसनेस, ये तीनों जो ट्रेट हैं इनका एक सोर्स है नर्वसनेस। ठीक है, तो ये होगी सरफेस ट्रेट जो शो हो रही है, और जो एक्चुअल जो सोर्स ट्रेट है इनका जो सोर्स है वो है नर्वसनेस। ओके, तो सोर्स ये एक्चुअली कंसिस्टेंटली शो होगी आपको। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इंडिविजुअल एंसियस दिखे, बट नर्वस अगर होगा उसके अंदर ये ट्रेट होगी तो ये क्या बोलते हैं इनको, कंसिस्टेंट पैटर्न रहेगी, ये कंसिस्टेंटली शो होगी। ओके, ये बात समझ में आई कि सोर्स स्टेट और सरफेस स्टेट में डिफरेंस क्या है। हेलो, हाँ, सोर्स स्टेट हमारी दिखती है सरफेस स्टेट की हेल्प से। ठीक है, मतलब सोर्स स्टेट हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सरफेस स्टेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उन सरफेस स्टेट का एक पर्टिकुलर सोर्स होता है। ओके, so the surface trait of nervousness मतलब anxiety, indeciousness and restlessness might be explained by the underlying source trait emotional instability, या फिर ये इसको नर्वसनेस बोल सकते हैं, इमोशनल लेस से कि इस कम इन तीनों ट्रेट को मिला के नर्वसनेस या फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी बोल लीजिए। ओके, और न्यूरोटिसिज्म बोल लीजिए। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। दीज, अब इन्होंने न्यूरोटिसिज्म बोला है, कुछ लोगों ने न्यूरोटिसिज्म बोला है, किसी ने इमोशनल इंस्टेबिलिटी बोला है। ओके, जैसे कि मैक्रे एंड कोस्टा या फिर आइजैक ने न्यूरोटिसिज्म बोला है। ठीक है, दिस सिंगल सोर्स ट्रेट कुड मैनिफेस्ट इन वेरियस सरफेस बिहेवियर। तो ये एक जो सोर्स ट्रेट है वो अलग अलग सरफेस बिहेवियर में मैनिफेस्ट या शो हो सकती है। मैनिफेस्ट का मतलब शो होना, शो हो सकती है। ओके, सो 16 PF थ्रू हिज एक्सटेंसिव रिसर्च कटेल आइडेंटिफाई 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट। तो इन्होंने 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट फाइंड आउट करी। ठीक है, विच ही मेजर्ड यूजिंग द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, 16 PF जो इनका टेस्ट है। These 16 personality represents the core structure of personality according to Catel's theory. ओके, तो ये हमारी 16 वो ट्रेट्स हैं, जैसे कि वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस। देखिए आप A, B, C और D नहीं है बीच में। ठीक है, इसका एक रीज़न है D क्यों नहीं है बीच में। फिर डोमिनेंस E, F, G, H, I, J नहीं है बीच में। ठीक है, ओके, देन विजिलेंस L, I, J, K भी नहीं है, L, M, N, O, देन Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो इन्होंने ऐसे इनको मार्क कर रखा है, वार्मथ को A से, रीजनिंग को B से। तो ऐसे इन्होंने 16 सोर्स ट्रेट फाइंड आउट करी फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस एक बार इनको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी ट्रेट्स इन्होंने 16 PF हैं, 16 PF में रखी है। ओके, नाउ जो ये D, J एंड K एंड P जो फैक्टर है ना, ये इन्होंने L डाटा में रखा है। ओके, ठीक है, दैट्स वाई दे आर नॉट फाउंड इन क्वेश्चनरी डाटा। बस आपको ये याद रखना है कि कुछ फैक्टर्स Q डाटा में क्यों नहीं है, क्योंकि वो L डाटा के अंदर है। क्लियर? हाँ, बस आपको ये बात याद रखनी है। वो पूछ लेते हैं ऐसा कि कुछ फैक्टर्स क्यू डाटा में नहीं पाए जाते, वाई, क्यों स्किप किए फैक्टर, क्योंकि वो एल डाटा के अंदर पाया जाता है। ओके, एल डाटा इज आवर लाइव डाटा। ओके, क्यू डाटा इज आवर क्वेश्चनरी डाटा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चनरी डाटा है। ओके, एंड दिस इज आवर एल डाटा, जिसके अंदर हमारे डी, जे, के एंड पी फैक्टर हैं। देन टी डाटा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस आपको ये दो बात याद रखनी है। नाउ इसके बाद उन्होंने सेकेंडरी फैक्टर्स
सेकंड ऑर्डर ग्लोबल ट्रेड्स या फिर ग्लोबल फैक्टर्स का जिक्र किया है, ठीक है। इन्होंने 5 ग्लोबल फैक्टर्स डेवलप किए, ओके। दीज सोर्स डाटा कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स की, मतलब कि जो ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया, इसकी हेल्प से 5 ग्लोबल फैक्टर हमें मिले, ओके। फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल फैक्टर, ब्रॉडर पर्सनैलिटी डायमेंशंस ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी फैक्टर्स, जो हमारे प्राइमरी सोर्स स्टेट थी उनसे हमने उनको रोटेट किया तो हमें 5 ग्लोबल फैक्टर मिले। और इनको उन्होंने क्या कहा, ही कॉल्ड देम सेकंड ऑर्डर ग्लोबल ट्रेड्स, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। सेकंड ऑर्डर ग्लोबल ट्रेड्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट, जो हमारे ग्लोबल फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा बिग 5 भी बना है, नियो पीआई, मकरे एंड कोस्टा का, और एक और बना है, ठीक है। उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अब 16 पीएफ पढ़ेंगे कल इसकी थ्योरी के बाद, ठीक है। पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला हमारा ग्लोबल फैक्टर एक्सट्रोवर्जन, ठीक है, AX, एंजाइटी, टफ माइंडेडनेस, इंडिपेंडेंस, सेल्फ कंट्रोल, ये वही हैं ओशियन वाले 5 फैक्टर्स, ओपननेस और ये सब, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, ये वही हैं, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया, यहीं से आए हैं वो, ठीक है, नियो 5 के। तो बेसिकली इन्होंने ऑर्थोगोनल रोटेशन करी थी, सॉरी ऑब्लिक रोटेशन करी थी, मकरे एंड कोस्टा ने नियो 5 को डेवलप करने के लिए ऑर्थोगोनल रोटेशन करी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ऑर्थोगोनल रोटेशन नहीं करनी चाहिए थी आपको, ऑब्लिक रोटेशन, रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ओके, सारे के सारे रिलेटेड फैक्टर हैं ये, तो ऑब्लिक रोटेशन करो यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्लिक, जैसे कि हमारी प्रोमैक्स है, ऑब्लिक रोटेशन है, क्लियर, ये बात याद रखना। कौन सी रोटेशन? ऑब्लिक रोटेशन। ऑब्लिक रोटेशन 90 डिग्री पे होती है कि लेस देन 90 पे होती है? less than 90, हाँ ठीक है। तो इन्होंने ऑब्लिक रोटेशन करी है, और क्योंकि ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, और फिर सेकंड ऑर्डर फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर मिले हमें, ठीक है। सोल्व करो। मैकरे एंड कोस्टा के अलावा गोल्डबर्ग ने इन्हीं फैक्टर्स को यूज़ किया है, सेम इन्होंने, गोल्डबर्ग ने भी ऑर्थोगोनल रोटेशन कर दी, और मैकरे एंड कोस्टा ने भी ऑर्थोगोनल रोटेशन कर दी, सिर्फ कटेल ने ऑब्लिक रोटेशन करी है। बताओ। 1. हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे ग्लोबल फैक्टर हैं। कटेल ने जो ग्लोबल फैक्टर रखे, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, कोस्टा एंड मकरे ने इसका नाम दे दिया एक्सट्रोवर्जन, एंड गोल्डबर्ग ने सर्जेंसी नाम दे दिया इसका, ठीक है। लो एंजाइटी, हाई एंजाइटी, इन्होंने इसको न्यूरोटिसिज्म बोल दिया, एंड इसने इसको बोल दिया इमोशनल स्टेबिलिटी। टफ माइंडेडनेस और रेसिप्टिविटी, और इन्होंने बोल दिया ओपननेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन शायद मिला नहीं कि ऐसा पूछ रखा हो कि ओपननेस इन्होंने बोला है, इसने क्या, कटेल ने क्या कहा, ठीक है, मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली आपको करवा दूंगा मैं, ठीक है। और ओपननेस को इसने बोल दिया इंटेलेक्ट एंड कल्चर, ओके। तो ऐसे इन्होंने 5 की 5 जो ग्लोबल फैक्टर हैं, ऐसे इन्होंने यूज़ कर दिया। इन्होंने ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक रोटेशन। सो द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली ये हम कर चुके हैं, मावा टेक्निक इन्होंने यूज़ करी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को देखने के लिए, तो ये याद रखना, ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक ट्रेट का कितना कंट्रीब्यूशन ये देखने के लिए की थी, बस आपको ये याद रखना है। और वो जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की थी उसका नाम था मावा, ओके, ठीक है। कॉमन एंड यूनिक ट्रेट्स के हम जिक्र कर चुके हैं, एबिलिटी एंड टेम्परामेंट, डायनामिक ट्रेट्स पढ़ लीजिएगा, इनको जिक्र कर चुके हैं इनका। नाउ सबसाइडिएशन बेसिकली क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मतलब कि हायरार्की में हमारी अर्ग्स, हमारी सेंटिमेंट एंड एटीट्यूड हायरार्किकली ऑर्गेनाइज हैं, ओके। सो सबसाइडिएशन डिस्क्राइब्स द हायरार्किकल causal relationship between urges, sentiments and attitudes. It explains how these different motivational components are interconnected and influence behavior. Okay, so urges are the बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट है. These are the innate basic drives. Then our sentiments जो कि बीच में प्रेजेंट है. These are the learned response, learned emotional dispositions towards specific object, people or institute. For example, sentiment toward one's spouse
रिलीजन और करियर, देन एटीट्यूड सबसे ऊपर। ओके, दीज आर द स्पेसिफिक टेंडेंसीज टू एक्ट इन ए सर्टेन वे टुवार्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ये तो एटीट्यूड के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर ही रखा है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्ग ऑफ हंगर बेसिक ड्राइव माइट बी सबसाइडिएटेड टू द सेंटिमेंट ऑफ valuing healthy eating, and this sentiment in turn might be subsided to the attitude of choosing a salad over a burger for lunch। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया ये है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो नाम इन्होंने रखा दैट इज सबसाइडिएशन। ओके, तो सेंटिमेंट्स हमारे सेंटिमेंट्स प्लस एटीट्यूड्स आर नोन एज मेटा अर्क्स। तो बेसिकली हमारे जो एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस होते हैं वो मेटा अर्क्स हैं। एंड मेटा अर्क्स इज ए डायनामिक सोर्स ट्रेट दैट एन एनवायरमेंटल दैट हैव ए एनवायरमेंटल ओरिजिन। ओके, नाउ साइंटेलिटी क्या क्या कॉन्सेप्ट है कटेल की उसमें। तो बेसिकली कटेल ने क्या कहा कि जैसे पर्सन की एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है ना, वैसे एक होल ग्रुप की पर्सनैलिटी भी हो सकती है। साइंटेलिटी रेफर टू द पर्सनैलिटी ऑफ ए ग्रुप एज ए होल, जस्ट एज इंडिविजुअल हैव पर्सनैलिटीज सो टू डू ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन नेशंस। ओके, ठीक है। तो एंड सेल्फ सेंटिमेंट क्या है इनकी थ्योरी में? द सेल्फ सेंटिमेंट इज ए लर्नड सेंटिमेंट फोकस ऑन द सेल्फ कॉन्सेप्ट। इट इज हाउ ए पर्सन फील अबाउट देम सेल्फ, देयर सेल्फ वर्थ एंड देयर सेल्फ इमेज। ठीक है, तो हमारे बारे में हमारे क्या ख्यालात हैं, हम कैसे फील करते हैं हमारे बारे में, तो उसको उस सेंटिमेंट को बोला सेल्फ सेंटिमेंट। सेल्फ सेंटिमेंट इज द मोस्ट पावरफुल सेंटिमेंट दैट ऑर्गेनाइज द इंटायर पर्सनैलिटी। तो ये सेल्फ सेंटिमेंट ही जो है इंटायर पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज करता है। क्लियर गाइस? हेलो, ओके, वेरी गुड। पढ़िएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, पूछ लेते हैं। नाउ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस इन्होंने दी है। ठीक है, जो स्पीयरमैन का जी फैक्टर था उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया फ्लूइड इंटेलिजेंस में एंड क्रिस्टलाइज। फ्लूइड इंटेलिजेंस बेसिकली जो हमारी क्रिएटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, द एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो एक्सपीरियंस करते रहते हैं, जो कि सॉलिड होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ, ये बनी रहती है हमारी क्रिस्टलाइज, जैसे लैंग्वेज की नॉलेज। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है और ये अर्ली एडल्टहुड में पीक करती है, एडोलसेंस में पीक करना स्टार्ट करती है, एडल्टहुड में बाद में डिक्लाइन करने लग जाती है। पढ़ेंगे इसको। ओके, समरी पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सब हमने जिक्र किया है, सब एक एक बात का। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कीजिए, अब आपका काम है, मैं बस रेस्ट करूँगा। जल्दी बताओ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं पर जिक्र हुआ मावा टेक्निक में? मावा टेक्निक में क्या क्या थी बताना एक बार। 2 बार करवाई मैंने, 2 बार, इसीलिए। ट्रेड के ऊपर किस चीज का इन्फ्लुएंस देखना चाह रहे हो? जीन्स का एंड एनवायरमेंट। हाँ, तो कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं, तो वाई नॉट डी इज द हम आंसर? उसे वेरिएबल भी तो मान सकते हैं ना। शट अप एंड आंसर, शट अप एंड ऑप्ट फॉर डी। ओके, नन ऑफ दिस। अगर यहाँ पे लिखा होता कि कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट का और जेनेटिक का कितना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन डाल दिया, मुझे पता था यहाँ पे गलती होने वाली है। यहाँ का आंसर आ गया, बताओ। नीचे आंसर पे मत देखना, एक बार भी नहीं देखोगे आप, ठीक है, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ाई करी है, आप डायरेक्टली बताओगे, एक एक को एक्सप्लेन करोगे। साइंटेलिटी कहाँ पे जाएगा? कैरेक्टर, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेट्स दैट कैरेक्टराइज द ग्रुप। अब कोई और आंसर करेगा? ठीक है, सेल्फ सेंटिमेंट क्या होगा? Powerful sentiment which organize the entire personality. ओके, मेटा अर्थ क्या होगा?
मेटा आर्क्स क्या होगा? Opposite dynamic substrate with an environmental origin. और सबसाइडिएशन? तो ये जो थर्ड बच गया, कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन अर्जी सेंटिमेंट्स एंड एडिटिंग. ठीक है, ओके, ये बताओ. option third. डायनेमिक लैटिस का जिक्र हुआ, यस. स्पेसिफिकेशन इक्वेशन का जिक्र हुआ है, ठीक है. और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस एंड पी. ऑर्थोगोनल नो, यस.